हेलो एवरीवन। बच्चों, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम्स हों तो उसको कैसे प्रोसीड करना है, उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। क्या होता है ये समझते हैं। देखो बेटा, मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो जो मोशन है वो दो टाइप के हो सकते हैं। मोशन दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से भाई? एक हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन, और एक को कहते हैं बेटा रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशनल मोशन को अपन लीनियर मोशन भी कह सकते हैं, और रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन भी आप कह सकते हो। ठीक है बेटा, तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है बेटा? फोर्स। और रोटेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है टॉर्क। ठीक है, तो बेटा अगर ट्रांसलेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसमें इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्स को जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब क्या हो गया बेटा? जब उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए। ठीक है, उसी प्रकार से इधर इक्विलिब्रियम, रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम तब होगा बेटा जब आपका टाउ जीरो हो जाए। ठीक है, इसमें इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है? टाउ इक्वल टू जीरो। अब अगर ऐसा हुआ, फोर्स भी जीरो हो गया, फोर्स जीरो हो गया तो वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब वो कोई भी लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगा। जब टाउ इक्वल टू जीरो हो गया तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया मतलब वो घूमने वाला काम नहीं करेगा, या फिर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा। ठीक है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगा। जब दोनों एक साथ हो जाएगा बेटा तो ना तो वो चल पाएगा और ना तो वो घूम पाएगा। अगर रेस्ट में है तो, है ना, अगर वो रेस्ट में है तो ना तो वो चल पाएगा और ना तो घूम पाएगा। अंडरस्टूड? ठीक है बेटा, तो जब ये दोनों इक्विलिब्रियम एक साथ होता है तब हम उसको कहते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। तो व्हाट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बेटा? व्हेन बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ अगर, है ना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है तो हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो अंडर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। ओके, तो समझ गए होंगे बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब भी आपसे कोई बोलता है कि इक्विलिब्रियम में है तो आपको क्या चेक करना है बेटा? टाउ नेट जीरो करना है और एफ नेट भी जीरो करना है। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे बेटा इफ ए बॉडी is under translational equilibrium and rotational equilibrium simultaneously, then the body is said to be in mechanical equilibrium। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हो गया बेटा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड?
ओके, नाउ कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, तो हमने देखा बेटा कि मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या क्या चाहिए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चाहिए। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है बेटा, एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, एफ नेट क्या होना चाहिए, जीरो। और फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाउ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ये इंडिविजुअली ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के लिए है, और दोनों एक साथ हो जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। तो ये है कंडीशन फॉर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होने के लिए फोर्स भी जीरो होना चाहिए और टोटल टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। इस मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर आपको ढेरों प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसमें क्या करना है, आपको जब भी बोल दे कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो आपको चेक करना है कि टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए और टोटल टॉर्क जीरो होना चाहिए। हम कुछ इस पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है बच्चे, चलो एग्जांपल्स लेते हैं कुछ। कहाँ गया, चलो बेटा, एग्जांपल के तौर पर हमने लिया, बोल रहा है कि टू लाइट वर्टिकल स्प्रिंग्स विथ स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2, टू लाइट vertical springs with spring constant K1 and K2 and same natural lengths are separated by a distance, L. Their upper ends are fixed to the ceiling and lower ends to the ends A and B of a light horizontal AB। तो बेटा एक ये सीलिंग है, ठीक है, इस सीलिंग से वो जो स्प्रिंग है दोनों के दोनों ऐसे लटके हुए हैं और ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक रॉड को सपोर्ट कर रहे हैं, ये E और ये B, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो L है। और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, दोनों का नेचुरल लेंथ क्या है, बराबर है। ठीक है, A and B of light horizontal vertical downward force F is applied at point C। एक पॉइंट है C, वहां पर एक फोर्स लगाया गया है F नीचे की तरफ। ठीक है, on the rod AB will remain horizontal in equilibrium if the distance AC is, है ना, इसको horizontal equilibrium में रहना है, horizontal equilibrium में रहना है, मतलब horizontal बनाए रखना है। तो बोलते हैं कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये चीज हमें निकालना है। अंडरस्टूड, ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। ओके, तो बेटे पहले इसका जो नेचुरल लेंथ था स्प्रिंग का, है ना, वो बराबर था। अब हमने इसको लटकाया, तो लटकाया बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है जो इसमें इंक्रीज होना चाहिए
वेट लगाओगे, वेट लगाओगे तो स्प्रिंग क्या होगा बेटा, इलोंगेट होगा। तो स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है, स्प्रिंग में जो इलोंगेशन है वो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा बेटा, आपका जो ये है रॉड है वो हॉरिजॉन्टल रह पाएगा, है ना। अदरवाइज अगर एक में ज्यादा इलोंगेशन हो गया, एक में कम इलोंगेशन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। हमको बेंट नहीं चाहिए, हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए। फॉर दैट, है ना, दोनों में जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। अंडरस्टूड, क्लियर है। तो बराबर एक्सटेंशन के लिए क्या होगा बेटा, बराबर एक्सटेंशन के लिए मैं मान लेता हूं बेटा कि इसमें, है ना, इसमें जो टेंशन हो रहा है, इसमें जो टेंशन हो रहा है ना, T1 बोल लेता हूं, और इधर जो हो रहा है उसको T2 बोल लेता हूं, ठीक है। तो आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बेटा, फोर्स बराबर क्या होता है, K इंटू डेल एक्स होता है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, K1 इंटू डेल एक्स, ठीक है। सिमिलरली T2 बराबर क्या हो जाएगा, K2 इंटू डेल एक्स। दोनों में मैंने डेल एक्स बराबर क्यों लिया, क्योंकि दोनों में इलोंगेशन क्या होगा, सेम होगा। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड करूं तो ये और ये कटता है, और T1 और T2 का हमें रेशियो मिलता है K1 बाई K2। अंडरस्टूड, ठीक है। ये देखो हमारे पास K1 और K2 का रेशियो मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चे, और इधर आओ, ठीक है। हमने क्या बोला बेटा कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, हाँ सॉरी, मैंने मतलब इक्विलिब्रियम के लिए मैंने क्या बोला, आपको दो चीजें करना है, फोर्स इक्वेट करना है और टॉर्क इक्वेट करना है। टॉर्क नेट जीरो करना है और फोर्स नेट जीरो करना है। तो ऊपर की तरफ देखो क्या क्या लग रहा है, ठीक है। फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होगा बेटा, ऊपर कौन कौन लग रहा है, T1 और T2। तो ये T1 प्लस T2 को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, किसके बेटा, F के। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब देखो टॉर्क की बात आती है, ठीक है, किसकी, टॉर्क की बात आती है। तो टॉर्क भी क्या होना चाहिए बेटा, जीरो होना चाहिए। अब जैसा कि मैंने फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हमने क्या देखा, टाउ नेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है, टाउ नेट जीरो होना चाहिए। तो बेटे अब सवाल उठता है कि टॉर्क के लिए क्या चाहिए, आपको एक एक्सिस चाहिए, है ना, कि जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क निकाल सको। तो कौन सा एक्सिस लेना है, तो एक चीज आपको अपने दिमाग में रख लेना है बेटा कि जब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जब इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है तो आप कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस, आप इंडिपेंडेंट हो एक्सिस चूज करने के लिए। किसी भी एक्सिस के अबाउट जो आप टोटल टॉर्क निकालोगे वो हमेशा जीरो ही होगा फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है तो हम एक्सिस चूज करने के लिए इंडिपेंडेंट है। तो मान लो बेटा मैंने यहां पर एक्सिस चूज कर लिया, ठीक है। अगर मैंने यहां पर एक्सिस चूज कर लिया और मैंने बोला कि ये डिस्टेंस क्या है, x, तो बेटा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स, ठीक है, हो जाएगा। तो देखो इधर क्या लग रहा है बेटा, ये देखो T1 इधर लग रहा है और ये T2 इधर लग रहा है, ठीक है, और एक फोर्स यहां है। टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं, T1, T2 और F। तो बताओ अगर मैंने एक्सिस इसको चूज कर लिया तो ये कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा बेटा, नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये उस एक्सिस को क्या कर ले रहा है, इंटरसेक्ट कर ले रहा है। याद करो हमने पढ़ा था कि जब एक्सिस को इंटरसेक्ट कर लेता है फोर्स तो वो टॉर्क नहीं होता है, ठीक है। तो अब बचा कौन, ये और ये। तो ये देखो टॉर्क फोर्स कितना है, T1, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x, और ये किधर घुमाएगा बेटा, तो देखो ये इधर घुमाएगा, है ना। सिमिलरली ये फोर्स T2 है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स है, ये आपको किधर घुमाएगा बेटा, इस तरफ। तो दोनों के घूमने का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो अपोजिट है बेटा, और उसका मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो गया तो इक्वल एंड अपोजिट विल कैंसिल ईच अदर एंड नेट टॉर्क विल बी जीरो। तो बेसिकली अपने को इन दोनों को क्या करना है बेटा, बराबर करना है। तो चलो कर लेते हैं। तो क्या हो गया, T1 इंटू x, है ना, इसका टॉर्क हो गया, और उसका फोर्स T2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस L माइनस एक्स, ऐसा हो गया। तो T1 बाई T2 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या हो रहा है बच्चे, L माइनस एक्स।
अब यहां देखो T1/T2 हमारे पास पहले ही मिल चुका है ना, पहले ही मिला है हमारे पास T1/T2 K1/K2। तो इसको रिप्लेस कर दिया हमने K1/K2 x इक्वल्स टू L माइनस x। ठीक है बेटा, तो K1x बराबर K2L माइनस K2x। x को एक तरफ करते हैं तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2x बराबर K2L, देयरफॉर x इक्वल्स टू K2L बाय K1 प्लस K2। सो दिस वाज द डिस्टेंस वी हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो इसी को हमको कैलकुलेट करना था कि ये AC डिस्टेंस कितना है। सो AC डिस्टेंस विच इज x इज इक्वल्स टू K2L बाय K1 प्लस K2, है ना, K2L बाय K1 प्लस K2। तो अच्छे से समझ में आया अपने को ये चीज, है ना। ठीक है भाई, वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल हमने समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चे। बोला जा रहा है ये बेटा वॉल है, वॉल स्मूथ है, ठीक है, और ये फ्लोर है और फ्लोर जो है वो रफ है, रफ। ठीक है, स्मूथ है मतलब ये फ्रिक्शन लेस हुआ और ये यहां पर फ्रिक्शन है। और बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म लैडर, ठीक है, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ लेंथ 5 मीटर, ऑफ लेंथ 5 मीटर एंड मास 10 kg, ठीक है, सॉरी 100 kg, 100 kg is in equilibrium between vertical smooth wall and rough horizontal surface, rough horizontal surface. Find minimum coefficient between minimum friction coefficient between floor and the ladder, floor and the ladder for this equilibrium, ठीक है। तो लैडर जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, लैडर कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ओके। तो चलो बच्चे कैसे करना है, ये एंगल भी गिवन है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री। बहुत अच्छी बात है बेटा, ये 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है। अब क्या क्या फोर्सेस लगेंगे सबसे पहले हम इसको देख ले बेटा। तो आप सोचो ये जो रॉड है जो कि 5 मीटर लंबा है उसका वेट कहाँ लगेगा बेटा, सेंटर ऑफ मास या बोल लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या लग जाएगा बेटा, वेट लग जाएगा, कितना हो जाएगा वेट 100 g, ठीक है, इतना आपका वेट हो गया, अंडरस्टूड, वेरी गुड। नाउ अब देखो और क्या क्या लग सकता है, ये यहां पर सपोर्ट ले रहा है तो यहां पर एक नॉर्मल लगेगा बेटा,
यहाँ पर जो नॉर्मल लगा मैंने उसको बोल दिया N1। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, यहाँ भी एक नॉर्मल लगेगा, मैंने बोल लिया N2। और क्या लगेगा बेटा, तो ये क्या चाहेगा, इधर फिसलना चाहेगा, है ना। सीढ़ी अगर आप लगाओ तो जनरली सीढ़ी किधर स्लाइड करेगा बेटा, लैडर, सीढ़ी यानी लैडर, लैडर पीछे की तरफ स्लाइड करेगा, इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट में, तो ये लगा आपका फ्रिक्शन। आगे कहानी समझ में। तो इतनी सारी फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। मैंने क्या बोला बेटा, इक्विलिब्रियम की जब बात होती है तो आपको दोनों प्रकार का इक्विलिब्रियम चेक करना है, फोर्स इक्विलिब्रियम चेक करना है, टॉर्क इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो पहले हम फोर्स का देखते हैं बेटा, तो वो हो जाएगा क्या, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम फोर्स को जीरो करना है। तो देखो दोनों वर्टिकल एक्सिस पर देखो, तो वर्टिकल एक्सिस में ऊपर की तरफ लग रहा है N1, नीचे की तरफ लग रहा है 100G, तो आप आपस में इसको बराबर होना चाहिए बेटा। सिमिलरली इधर देखो राइट साइड क्या लग रहा है N2 और लेफ्ट साइड क्या लग रहा है F यानी फ्रिक्शन, ठीक है। इनको भी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। N2 को किसके बराबर होना पड़ेगा बेटा, F के बराबर होना पड़ेगा। आगे बात समझ में। और एक बात देखो बेटा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा है ना, वो कितना होगा, म्यू इंटू नॉर्मल। तो ये जो फ्रिक्शन है वो क्या होगा, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर, और नॉर्मल कौन सा, N1, तो म्यू इंटू N1, अंडरस्टूड। और N1 आपको देखो यहाँ निकल चुका है, तो क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इंटू 100G, म्यू इंटू 100G, ये हो गया आपका फ्रिक्शन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है बेटा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम चेक करना है। फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क टोटल जीरो होना चाहिए बेटा। और मैंने आपको बोला जब इक्विलिब्रियम में होता है तो आप एक्सिस कोई भी चूज कर सकते हो, तो जनरली आप ऐसी जगह पर एक्सिस चूज करना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त ये टेक्निक है कि जब जनरली ऐसी जगह पर एक्सिस चूज करना जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस पड़ रहे हो। तो यहां पर देखो एक सिंगल पॉइंट पर दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो अगर मैं यहां पर एक्सिस चूज करूंगा तो ये दोनों फोर्सेस की वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। क्यों, क्योंकि वो एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो फिर क्या हो जाता है, उसके वजह से टॉर्क जीरो हो जाता है। तो इनके वजह से और इनके वजह से टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब बचा कौन कौन बेटा, एक ये बचा और एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा। अब एक चीज आप बताओ बेटा कि ये 5 है, ये 37 है, तो इसका मतलब ये आपको तो पता ही है, ये 3 होगा और ये 4 होगा, है ना बेटा, वो 3 होगा और ये 4 होगा। अच्छे से समझ रहे हो, अच्छा। और ये क्या था बेटा, 5 था, ये इसका मिड है, मिड है मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा 2.5, है ना। और इसका तो ये भी इसका क्या होगा बेटा, मिड होगा, तो ये कितना आना चाहिए, 4 का 2 होना चाहिए, अंडरस्टूड, दिस इज 2, ओके, क्लियर है। तो बेटे अब इस एक्सिस के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, तो देखो ये वाला फोर्स इधर लग रहा है और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हो गया बेटा 100G इंटू 2। अब ये देखो कैसे घुमाएगा बेटा, इस तरीके से। दूसरा फोर्स क्या बचा, N2, तो ये N2 और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो यहां से कितना है बेटा, दिस डिस्टेंस, और वो कितना है 3, तो N2 इंटू क्या हो जाएगा 3। और ये कैसे घुमाएगा, इस तरफ, ये ऐसा घुमा रहा है और ये ऐसा घुमा रहा है, एक दूसरे के अपोजिट में घुमा रहा है, तो आपस में अपोजिट और बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के कैंसिल आउट करेगा। तो यहां से देखो N2 बराबर हमारे पास क्या आ जा रहा है, 100G इंटू 2/3 यानी 200G/3, दिस इज N2। अब इस चीज को यहां पर पुट करते हैं, तो देयरफॉर N2 के बदले 200G/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू 100G। तो 100G से ये कट गया बेटा 2 टाइम्स में, और म्यू आ गया हमारे पास क्या, 2/3, ठीक है। सो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए कितने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो वो है 2/3। वेल अंडरस्टूड बेटा, अच्छे से समझ में आ रहा है अपने को, ओके।
चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल कह रहा है बेटा, ए यूनिफॉर्म मीटर स्टिक हैविंग मास 400 ग्राम। एक वो मीटर वाली स्केल होती ना, वैसा एक स्टिक ले लिया। ओके, ए यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है, तो यानी इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 100 सेंटीमीटर। मीटर वाली कपड़े वाली दुकान पे जाते हो तो आपको कपड़ा जो मेजर करके देता है, ऐसा देखना, एक लंबा सा है ना रॉड होता है, स्टिक होती है, वही वाली। ओके, बोलते हैं यूनिफॉर्म मीटर स्टिक हैविंग मास 400 ग्राम, और इसका मास कितना है बेटा, 400 ग्राम। तो वो मास कहाँ लगेगा, ऑब्वियसली इसके मिड में लगेगा। ठीक है, तो इधर लग रहा है क्या, 400 ग्राम। ठीक है, या फिर इसको मैं केजी में बदल दूं बेटा, तो केजी में बदल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.4 केजी, और वेट तो 0.4 जी हो जाएगा बेटा, यानी ठीक है, समझ गए। उसके बाद बोलता है कि is suspended from the fixed supports through two vertical light strings of equal length fixed at the ends। इनको क्या किया गया है, ऐसे और ऐसे लटका दिया गया है दो स्ट्रिंग से। दोनों के दोनों स्ट्रिंग कैसे है, लाइट है, यानी मासलेस है। ठीक है, बराबर लेंथ के हैं दोनों। ओके, two vertical strings and equal lengths fixed at ends। A small object of mass 100 gram is put on the stick at a distance of 60 centimeter from the left end। ठीक है, लेफ्ट एंड से 60 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ, ये मिड लिया था हमने, अगर इसको मैंने 0 माना और इसको 100 माना, तो ये क्या हुआ बेटा, 50 हुआ, है ना। तो 60 यानी इधर जाना पड़ेगा बेटा, तो ये हुआ 60। यहां पर क्या बोलता है, ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 ग्राम। यहां पर एक मास लटकाया 100 ग्राम का, तो मास केजी में क्या हो गया बेटा, 0.1, और उसका वेट क्या हो जाएगा, 0.1 जी। ठीक है, तो इसके बीच में कितना रहा बेटा, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसके बीच में गैप कितने का रहा, 10 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। आपको क्या करना है, टेंशन निकालना है। तो मान लिया बेटा कि इसमें टेंशन T1 है और इसमें टेंशन T2 है। ठीक है, तो T1 क्या होगा और T2 क्या होगा, ये हमें निकालना है। कैलकुलेट द टेंशन इन द टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, ऐसा हॉरिजॉन्टल बनाए रखना है। हॉरिजॉन्टल बनाए रखना है, इसका मतलब है कि बेटा हमको इसको इक्विलिब्रियम में मेंटेन करना है। तो फॉर मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, है ना, ये T1 और T2 क्या होगा, ये चीज हमें पता करना है। तो बहुत अच्छी बात है बेटा, कैसे करें। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला कि आप एक फोर्स इक्वेशन लिखो, फिर एक टॉर्क इक्वेशन निकालो, दोनों से आपका जो काम है वो बन जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो देखते हैं क्या हो जाएगा बेटा। और एक चीज अपने को, अच्छा ये तो दिया नहीं है, ठीक है, फोर्स इक्वेशन लिखते हैं बेटा। फोर्स इक्वेशन क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर कौन कौन लग रहा है, T1 और T2, और नीचे क्या क्या लग रहा है, 0.4G प्लस 0.1G यानी 0.5G। G की वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5। सो T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। टॉर्क इक्वेशन, ओके बच्चा, टॉर्क इक्वेशन लिखते हैं। तो अगर मैंने जैसा कि बोला कि एक्सिस लेने के लिए आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है, एक्सिस लेने के लिए इंडिपेंडेंट हो, तो मैं कोई ऐसा एक्सिस लेता हूं जैसे कि इसको लेता हूं, तो यहां से एक अननोन चीज गायब हो जाएगा बेटा, है ना। क्या फायदा हुआ यहां लेने से, ये T1 की वजह से इस पर टॉर्क नहीं आएगा, तो एक ही अननोन बचेगा, वो है T2। तो चलो करते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके ये देखो क्या करेगा बेटा, 0.4G इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बेटा, 50 सेंटीमीटर यानी 0.5। ये कैसे घुमाएगा बेटा, इस तरफ। फिर 0.1G और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी बेटा, 60 यानी क्या हो गया, 0.6। ये भी किधर घुमाएगा, इस तरफ। तो ये दोनों क्या बेटा सेम डायरेक्शन में घुमा रहा है, प्लस हो जाएगा।
अब एक कौन सा बचा बेटा, ये T2। T2 आपको किधर घुमाएगा, इस तरफ, तो ये अपोजिट है तो इसको इक्वल टू ले लेंगे, T2 इंटू 100 यानी 1, ठीक है, T2 इंटू 100 यानी 1। अब जब इसको हमने सॉल्व किया बेटा तो क्या हो रहा है, ये g की वैल्यू पुट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, g की वैल्यू पुट करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 0.5 इंटू 4 क्या हो जाएगा 2 प्लस 0.6 ही रह जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा T2, तो देयरफॉर T2 डायरेक्टली आ गया देखो 2.6 न्यूटन, ठीक है, T2 क्या हो गया बेटा 2.6 न्यूटन, देखें आंसर है ना, तो T2 2.6 न्यूटन करेक्ट है। अब T1 निकालना है तो T1 यहाँ पर पुट कर लेंगे बेटा, ठीक है, T2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो T1 प्लस 2.6 इक्वल टू 5, तो T1 इक्वल टू क्या बचेगा बेटे 2.4 न्यूटन। तो देखो ये हमने दोनों की जो वैल्यू है वो बड़े ही आसानी से निकाल ली। ओके क्लियर है, चलो भाई, तो ये तो मजा आ गया। अपने लास्ट लेक्चर में बेटा कल के दिन हमने पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालना है ना, फॉर्मूले क्या थे और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। चलो उसको कंटिन्यू करते हैं, उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेंगे ताकि आपको उसको अप्लाई करने के लिए आ जाए, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में हमने क्या सीखा था बेटा, एंगुलर मोमेंटम तो हमने बोला था बेटा इसको हम L से शो करेंगे और क्या होता था R क्रॉस P, ठीक है, P की वैल्यू क्या होती है बेटा mv, तो L बराबर क्या हो जाएगा R क्रॉस mv, ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो ये इसको एक्सपांड करते थे तो क्या हो जाता था बेटा rp साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हुआ ये rp साइन थीटा, या फिर p की वैल्यू m भी रख दोगे तो mvr साइन थीटा, जिसमें थीटा किसके बीच का एंगल होता था बेटा r वेक्टर और v वेक्टर, या r वेक्टर और p वेक्टर, p वेक्टर और v वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा। ये सारी चीजें हमने देखा था। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि जब आप dl/dt करोगे ना, मतलब एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के साथ, तो क्या मिलता है टाउ मिलता है, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था बेटा कि एंगुलर मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व्ड होता है कब, जब टाउ नेट क्या होता है 0 होता है, तो L क्या होता है कांस्टेंट होता है, और L का एक और रिलेशन देखा था I ओमेगा, तो I ओमेगा भी क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। I ओमेगा कांस्टेंट होने का मतलब है I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2, मतलब किसी भी जगह पर I और ओमेगा का जो प्रोडक्ट रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, I और ओमेगा का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अपन क्या करने वाले हैं अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। चलो सी द एग्जाम्पल। बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ मास m स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट, ये देखो हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो एक कोऑर्डिनेट लिया 0d, है ना, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0d। यहां से एक पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक है, वो u i कैप मतलब x एक्सिस पर u वेलोसिटी से चलना शुरू किया। फाइंड आउट इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एट दिस मोमेंट, ठीक है, यहां पर इसके अबाउट 0 0 है ना, o के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना। फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम, ये t इक्वल टू 0 पर की बात है, एंगुलर मोमेंटम एट दिस मोमेंट
एंड लेटर मोमेंट, बाद में फिर क्या होगा, लेटर मोमेंट। ओके, तो बेटे हमने क्या पढ़ा है कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस आपको कहां लेने बोला है बेटा, इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज द एक्सिस, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट। तो अभी जो लीनियर मोमेंटम है m इंटू यू, उसका डायरेक्शन किधर है बेटा, ये, ठीक है। तो p का जो वैल्यू है वो है m इंटू यू और इसका डायरेक्शन ये है। और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये कितना है बेटा d। तो यहां पर हमको क्या करना है, सीधा करना है बेटा, है ना, m u और d, ठीक है, क्या हो गया m u और d, है ना, m v r m u d। अब डायरेक्शन क्या होगा बेटा, डायरेक्शन, तो बेटा जैसे कि मैंने आपको बोला ये क्या है, r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर और दिस इज p वेक्टर। तो आपको क्या करना है, l इक्वल्स टू r क्रॉस p करना है ना, r क्रॉस p करना है। और थीटा क्या होता है उसके बीच का, इसको एक्सपांड करोगे तो क्या होगा बेटा, rp साइन थीटा, है ना। इस तरीके से अगर समझना चाहे तो बेटा rp साइन थीटा। तो थीटा क्या है, r और p के बीच का एंगल। तो r का डायरेक्शन किधर है बेटा, इधर, और p का डायरेक्शन किधर है, इधर। तो एंगल क्या हो रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 क्या हो गया, 1। तो ये क्या हो गया बेटा, rp, ठीक है। अब डायरेक्शन की बात आती है, तो मैंने डायरेक्शन के लिए क्या बोला था आपको कि क्रॉस प्रोडक्ट के रूल यूज किया करो भाई। क्रॉस प्रोडक्ट के रूल हमने क्या पढ़े थे, तो देखो r क्रॉस p करना है तो राइट हैंड लेना है, r के डायरेक्शन में इनको रखना है, तो r का डायरेक्शन, और किधर घुमाना है बेटा, दूसरे क्वांटिटी यानी p की तरफ। तो p की तरफ घुमाया, देखो तो थंब जो है वो हमारा किधर गया बेटा, अंदर की तरफ। आपको पता है ये वाला जो डायरेक्शन होता है वो z एक्सिस होता है, और अंदर वाला जो है नेगेटिव z एक्सिस होता है। z एक्सिस को अपन किससे शो करते हैं बेटा, k कैप से। तो नेगेटिव z एक्सिस को काहे से शो करेंगे, माइनस k कैप से, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा, देखो l इक्वल्स टू माइनस आर पी, और साइन कितना हो गया, 90 k कैप, साइन 91 हो गया बेटा। तो माइनस आर पी k कैप, तो माइनस r और p देखो क्या है, mu और k कैप, और r कितना था बेटा, d। तो देखो क्या हो गया, माइनस m d u k कैप। दिस इज एंगुलर मोमेंटम। इस समय अब आगे बोलता है कि जब आगे के समय में, तो आगे के समय में क्या होगा बेटा, ये आगे बढ़ जाएगा। सपोज कुछ समय बाद यहां आ गया, कुछ समय बाद क्या हो गया, यहां आ गया। तो ये तो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, mu, है ना। अब जो है ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब जब इस एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो भी हमें लेना क्या होता है बेटा, ये कुछ भी हो लेकिन हमें तो वही लेना होता है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पहले भी d था और अभी भी क्या है, d ही है ना। एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब भी d है, तो बेटा ये जो वैल्यू है वो अब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, विल बी कांस्टेंट। आगे बात समझ में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा क्या बोल रहा है, A particle of mass m is projected on horizontal ground with an initial velocity of small u making an angle theta with the horizontal, ठीक है। ये मान लो हॉरिजॉन्टल है बेटा, यहां से एक ब्लॉक को u स्पीड से, m मास का ब्लॉक है, u स्पीड से इसको क्या किया, फेंका, ठीक है, और ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। Find out the angular momentum of particle about the point of projection. Find out the angular momentum of particle, angular momentum of the particle
about sorry about the point of projection. पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब बेटा जहां से फेंका था, ये वाले पॉइंट. अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन, अब इसमें अलग अलग केस लेने बोल रहा है. पहला, इट जस्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन. इट जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन. ठीक है. और सेकेंड बोल रहा है इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट. इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है. और थर्ड कह रहा है इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. इट जस्ट स्ट्राइक द ग्राउंड. तीनों केस में क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम. तो बहुत अच्छी बात है बेटा. तो बच्चे इस समय आपका जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के आपको के अबाउट आपको ये निकालना है, तो वो पॉइंट और एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन. अभी लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन mu है ना, u के डायरेक्शन में होगा बेटा. तो वो क्या हो जा रहा है, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हैं. यहाँ पर r ही नहीं बच रहा है बेटा. r क्या है यहाँ पर? 0 है. डिस्टेंस नहीं है एक्सिस और उसके बीच में. ठीक है. तो यहाँ पर r 0 है, तो r क्रॉस p करेंगे तो भी क्या आएगा बेटा? 0 आएगा. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पार्ट है, उसका तो हमें डायरेक्टली मिल रहा है कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बेटा? 0 होगा. अब बात आती है सेकेंड क्वेश्चन की. सेकेंड में क्या बोल रहा है? हाईएस्ट पॉइंट. तो जब मैं हाईएस्ट पॉइंट पर जाऊंगा, है ना, ये बेसिकली प्रोजेक्टाइल है बेटा. तो प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पर याद करो क्या होता है. तो हाईएस्ट पॉइंट पर हो जाता है बेटा कि इसका जो डायरेक्शन है वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाता है. याद करो ये u, इसका u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा बेटा? u sin थीटा. तो आपको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ क्या रह जाता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रह जाता है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है? 0. तो मोमेंटम कितना हो जाएगा बेटा? तो मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू कॉस थीटा. दिस इज लीनियर मोमेंटम. हाँ. अब इस पॉइंट के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट के अबाउट. ठीक है. आ रही बात समझ में? तो कैसे निकालेंगे भाई? कैसे निकालेंगे? तो हमको पता है कि हमको लेना क्या चीज है. लेना क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये हुआ ना. ठीक है. ये चीज चाहिए मेरे को, है ना. एक्सिस यहाँ पे है, या फिर आप इसको आगे बढ़ा लो, यहां से देख लो, तो भी क्या होगा? वही होगा. और आपको पता है कि ये वाला चीज क्या होता है बेटा? एच मैक्स होता है. ठीक है. तो आपको क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो L बराबर हो गया आपके पास, देखो u cos थीटा, और एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? एच मैक्स की वैल्यू होती है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, है ना. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. तो ये हो गया तुम्हारा क्या? एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू. अगर आप डायरेक्शन के साथ देखना चाहते हो बेटा, डायरेक्शन के साथ देखना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो? दिस इज व्हाट बेटा? वेक्टर r. दिस इज व्हाट बेटा? वेक्टर p. तो इनके बीच का एंगल क्या हुआ? ये हुआ. ठीक है. तो r क्रॉस p करना है, तो r इधर गया, r से p, तो थंब किधर जा रहा है? अंदर की तरफ. अंदर की तरफ यानी k क्या? तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर देना है. यस, अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड में आंसर देना है. अच्छा, ये तो भूल ही गए ना, m भी तो होगा ना, mu. ठीक है. तो ये क्या हो गया बेटा? m u क्यूब cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. ठीक है. ऐसा m u cos थीटा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अंडरस्टूड. तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ सेकेंड पार्ट. ठीक है. तो यहां लिख देता हूं मैं इसको. क्या हो जाएगा? m u cos थीटा इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g. अब बोल रहा है कि इट जस्ट स्ट्राइक्स द ग्राउंड. जब इस ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगा तो बेटे जब यहां पर आएगा, ठीक है, जब यहां पर आएगा तो क्या होगा? तो हमको एक चीज पता है बेटा कि जिस स्पीड से हम इसको फेंकते हैं ना, वो गिरते वक्त उतनी ही स्पीड से क्या होता है? स्ट्राइक करता है. u. अंडरस्टूड. ये एंगल भी क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा, थीटा. ग्राउंड के साथ वो एंगल भी क्या बनाएगा? थीटा बनाएगा.
तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा, इधर होगा u cos थीटा और इधर क्या होगा u sin थीटा, है ना, u sin थीटा। तो जब मैं इस एक्सिस के अबाउट बनाऊंगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट बनाऊंगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा बेटा, है ये वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा बेटा, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर देगा। तो परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर देगा तो इसके कारण एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। हाँ, ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट इसके वजह से होगा, क्योंकि देखो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने के बराबर है, रेंज के बराबर, दिस डिस्टेंस इज रेंज। तो यहाँ जो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा थर्ड केस में, वो हो जाएगा बेटा ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, वो एम यू साइन थीटा, है ना, लीनियर मोमेंटम का नीचे वाला कंपोनेंट एम यू साइन थीटा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, रेंज के बराबर, दिस इज एल। तो एम यू साइन थीटा, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो दिस इज एंगुलर मोमेंटम इन केस ऑफ थर्ड पार्ट, एम यू साइन थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो यहां देखो बेहतरीन क्वेश्चन बना, मिक्स करके किसको, प्रोजेक्टाइल को और एंगुलर मोमेंटम को। क्लियर है मेरी बात, ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। चलो भाई, क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अगेन क्या बोल रहे हैं, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर से एक ब्लॉक को जो है हमने u स्पीड से m मास का हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बनाता हुआ फेंका है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा बेटा, तो प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, फाइंड आउट द एंगुलर मोमेंटम एट एनी टाइम t ऑफ पार्टिकल, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम at any point, any time, at any time t of particle p about फर्स्ट पार्ट y एक्सिस और सेकेंड पार्ट z एक्सिस। ठीक है, और आपको दे दिया है कि ये जो है वो x एक्सिस है और ये जो है वो y एक्सिस, और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, z एक्सिस। ठीक है, तो एक में क्या कह रहा है, y एक्सिस के अबाउट, और एक में कह रहा है z एक्सिस के अबाउट। तो बेटे सब सिंपल जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था पहले उसको करते हैं। दिस इज u, तो इधर क्या हो जाएगा बेटा u cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। अब किसी t समय बाद बोल रहे हैं, ये t इक्वल टू 0 पर की कहानी है। ठीक है, अच्छा, जब किसी समय बाद की बात करेंगे, सपोज उस समय यहां आ गया, तो क्या होता है बेटा, इस समय जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, मान लो ये वेलोसिटी कितना है बेटा, v है। ठीक है, अब ये हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना रहा है, सपोज अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इसको मैं बोल सकता हूं कि एक कंपोनेंट x कंपोनेंट आएगा और एक कंपोनेंट y कंपोनेंट आएगा। ठीक है, v का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। अब एक चीज आपको अच्छे से पता है कि x कंपोनेंट नहीं बदलता, वो वैसा ही रहता है, तो ये u cos थीटा का u cos थीटा ही रहेगा। लेकिन vy क्या होगा, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा, आपको पता है जब आपने ऐसा उड़ाया तो ये uy हुआ, और इधर एक्सेलरेशन लग रहा होता है g डाउनवर्ड में, तो अगर ऊपर डायरेक्शन को प्लस लिए हो तो इसको क्या करते हैं अपन, माइनस लेते हैं। तो चूंकि आपने पढ़ा है बेटा कि vy इक्वल्स टू क्या होता है, uy प्लस ay t।
तो वी वाई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यू वाई आपके पास कितना है, तो यू साइन थीटा है, और ऊपर के डायरेक्शन को प्लस दिया है, ग्रेविटी नीचे लगता है तो माइनस एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, तो जी इंटू टी हो जाएगा। तो वी वाई कितना हो रहा है बेटा, यू साइन थीटा है ना, यू वाई कितना हो, वी वाई कितना हो जा रहा है, यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। अंडरस्टूड, अच्छे से समझा। अब अपने को क्या करना है, वाई एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो पहला पार्ट वाई एक्सिस के अबाउट अगर हम निकालें तो क्या होगा, तो बेटे अगर मैं इस कंडीशन में है ना, ये आपका क्या हो रहा है, दिस इज आर वेक्टर, और अगर पी वेक्टर की बात करूं तो इधर आएगा आर पी वेक्टर, या फिर इसको छोड़ो, तो इसको दो कंपोनेंट है, ठीक है। तो जो एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम होगा उसके भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर हो जाएगा एम यू कॉस थीटा, और एक इधर हो जाएगा वाई कंपोनेंट एम यू साइन थीटा माइनस जी टी, है ना, ऐसा। तो चलो पहले एक्स कंपोनेंट की ओर से करके देखो, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट की के लिए करके देखोगे बेटा, तो ये हो जाएगा आपका, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा जब हम ये करेंगे तो ये आर का डायरेक्शन है और ये पी का, तो आर क्रॉस पी करोगे तो इसका डायरेक्शन किधर आ रहा है बेटा, जेड एक्सिस पर आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए किसके अबाउट बेटा, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए, ठीक है, वाई एक्सिस के अबाउट चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में बेटा ऐसे कंडीशन में वाई एक्सिस के अबाउट जो कंपोनेंट आ रहा है वो जीरो आ रहा है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसा आपने टॉर्क पढ़ा था अबाउट एन एक्सिस। तो टॉर्क का अबाउट एन एक्सिस में याद करो जब हमने एक एग्जांपल लिया था जिसमें फोर्स पैरेलल टू एक्सिस हो जाता था, तो ऐसे ही इस कंडीशन में है ना, दो चीजें पढ़े थे, एक पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस हो जाता था और एक में परपेंडिकुलर टू एक्सिस हो जाता था। दोनों ही कंडीशन में टॉर्क क्या आता था, जीरो आता था। सिमिलरली यहां पर ये वाला जो है लीनियर मोमेंटम, वहां पर क्या होता था भाई, टॉर्क में क्या होता था, आर क्रॉस एफ होता था, और यहां पर क्या है, आर क्रॉस पी है, ठीक है। तो एफ के बदले पी है भाई, है ना, एफ के बदले पी है। तो वहां पर क्या हमने पढ़ा था कि अगर एफ पैरेलल टू एक्सिस हो गया, है ना, एफ पैरेलल टू एक्सिस हो गया टॉर्क अबाउट एन एक्सिस में, तो एफ पैरेलल टू एक्सिस हो जाता था तो भी टॉर्क जीरो होता था, और एफ अगर परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता था हमारे एक्सिस को तो भी क्या हो जाता था, जीरो होता था। तो ये वाला कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके वजह से जीरो होगा। ये वाला जो एक्सिस है, ये वाला जो है उसके वजह से क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये पैरेलल है ना, आ रही बात समझ में। तो दोनों ही कंडीशन में मतलब दोनों ही कंपोनेंट आपको क्या देंगे, जीरो देंगे, इसलिए टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अंडरस्टूड। अब सेकंड जो है अपने को क्या करना है, जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। सेकंड जो है वो जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो जेड एक्सिस के अबाउट निकालना है मतलब ये निकालना है ना, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। जब मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा, तो देखो इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो रहा है। तो बेटे एक चीज और आप से सोच सकते हो, इसको दूसरे तरीके से भी अपन सोच सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं यहां पर इस कंडीशन में इधर क्या होगा बेटा, एक वेट तो लगेगा नो डाउट mg, ठीक है, एक वेट लगेगा, और मैं इस एक्सिस की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस एक्सिस से ये डिस्टेंस सपोज मैंने क्या बोला बेटा, x है, तो बेटा एक टॉर्क निकलेगा यहां पर, टॉर्क कितना हो जाएगा बेटा, mg इंटू एक्स। अच्छा अगर मैं इस टॉर्क का डायरेक्शन पूछूं तो बताओ, x मतलब r हो गया बेटा r, और f किधर लग रहा है, नीचे, तो r क्रॉस f करूंगा तो टॉर्क का डायरेक्शन किधर जा रहा है, अंदर, लेकिन हमको चाहिए क्या बेटा, z एक्सिस के अबाउट। z एक्सिस ये है तो उसको क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया बेटा, माइनस mgx। क्यों लिया मैंने माइनस mgx, आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। तो टॉर्क कितना हो रहा है, माइनस mgx हो रहा है।
अच्छा, हमको ये भी पता है कि टाउ जो होता है वो dl बाई dt होता है ना बेटा। तो टाउ के बदले मैं लिख सकता हूं dl बाई dt, और वो मेरे पास आया है क्या, माइनस एम जी एक्स। ठीक है, वो कितना आया है, माइनस एम जी एक्स आया। अब क्या मुझे आप x निकाल के बता सकते हो बेटा, x निकाल के बता सकते हो, क्यों, क्योंकि ये वाला जो कंपोनेंट है u cos थीटा वो कांस्टेंट रहता है, तो t टाइम में कितना चल लोगे बेटा, तो u cos थीटा इंटू टी चलोगे कि नहीं। तो x के बदले हम क्या रख सकते हैं, माइनस एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस इज dl बाई dt। तो देयरफॉर dl बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एम जी यू कॉस थीटा टी डी टी। इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टोटल l आ जाएगा 0 से t तक, तो माइनस एम जी यू कॉस थीटा है ना, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइनस हाफ एम जी यू कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट z एक्सिस। ओके, वेल अंडरस्टूड। ठीक है भाई, तो बच्चे हम लोग आज की सभा अब यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की चीजें। ओके, बाय बाय।